हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो कैसे हैं आप लोग। और आप सभी जानते हैं भाई कि 18 फरवरी को आप सभी का हिंदी का पेपर लगा हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं भाई, 18 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्जामिनेशन भाई लगा हुआ है। आप सभी का पेपर भाई साहब 18 फरवरी को होने वाला है। बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आने वाली है कि 18 फरवरी वाले दिन हमारा पेपर किस तरीके का आएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, क्या पेपर पैटर्न भैया आएगा। तो ये सारी जानकारी आज की इस क्लास के अंदर आपकी समाप्त होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे भैया हिंदी का पेपर कैसा आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पढ़ के जाने हैं। तो आज की इस क्लास को आप पूरा देख लेना। और इस क्लास के अंदर जो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं प्यारे साथी, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं वह सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर अगर आपने ए से लगाकर पूरा जेड तक वीडियो को देख लिया प्यारे साथी, तो इस वीडियो में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली हिंदी से रिलेटेड, जो आपको पेपर जब करने बैठो तो आपको लगेगा अरे ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है। पेपर में सारी चीज़ें आपकी आराम से हो जाएंगी। बस वीडियो को एकदम अच्छे से देखना, एकदम लास्ट तक देखना। और एक सरप्राइज़ भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। जो स्टूडेंट्स बेहतर नंबर लाना चाहते हैं हिंदी के पेपर में और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो आप चाहते हो कि आप बेहतर नंबर किस तरीके से ला पाएंगे भैया जी, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। हम आपके लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास, और उस सरप्राइज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से 90 नंबर, 85 नंबर, 89 नंबर हिंदी में आप ला सकते हो। ठीक है, तो क्लास को एकदम लास्ट तक देखना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, अगर हम सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं भाई, तो हिंदी का पेपर हमारे 70 नंबर का आने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा सभी लोगों को इस पेपर को करने के लिए। 15 मिनट जो हमको मिलेंगे बिहारी साथी, ये क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर में, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, उन 15 मिनट्स के अंदर आपको हिंदी के जो भी चीज़ें हैं वह आपको देखनी है, पेपर में क्या क्या पूछा गया है, और इसके बाद बचे हुए 3 घंटे में अपना पूरा पेपर आपको करके आना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने हिंदी के पेपर की, तो भाई 18 फरवरी वाले दिन आपके पेपर में जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे, ये टोटल आपको 20 देखने को मिलेंगे, सभी को पता होगा। और टोटल ये हमारे क्वेश्चंस 20 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं वह सारे टाइप यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस आपको अच्छे से नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना और तैयार करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम अपने पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन यहाँ पर सही है और उस कथन को आपको पहचान करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो लगभग एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा जिसको आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कलम का सिपाही, अगर आप इसको देखेंगे कलम का सिपाही, तो ये कृति जो है प्यारे साथी, ये अमृत राय जी की एक महत्वपूर्ण कृति है या फिर एक महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ से मैं ऑप्शन नंबर 2 को बिल्कुल सही करूँगा कि कलम का सिपाही जो रचना है भाई ये अमृत राय जी की रचना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो ये रचना है, इसके लेखक कौन है भाई, तो इसके लेखक सभी लोग बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र और यशपाल में से हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, लेखक कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये बिल्कुल हमारे इसके सही लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर मैं लेखक की बात करता हूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को पता भी होगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, किस युग के लेखक हैं। तो सभी लोगों को बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में या कह लो आपके एकदम जवान पर होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक शुक्ल युग के लेखक हैं। और जो शुक्ल युग था ये इनके ही नाम पर इसका नामकरण शुक्ल युग हुआ था या फिर रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे शुक्ल युग से संबंधित एक लेखक थे। इसके बाद चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन
नहीं है, यहाँ पर नहीं है। पूछा गया है कि इन 4 लेखक में से ऐसे कौन से लेखक हैं या फिर ऐसे कौन से नाटककार हैं जो कि शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं। देखो, अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये तो होते हैं भाई। और इसके बाद अगर मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करता हूँ भाई, तो ये भी होते हैं। अगर मैं हरिकृष्ण प्रेमी की बात करता हूँ तो ये भी शुक्ल युग के नाटककार हैं। लेकिन अगर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करता हूँ तो ये भारतेंदु युग के नाटककार हैं, ना कि शुक्ल युग के नाटककार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे भारतेंदु युग के लेखक हैं। आया समझ में? चलिए 5वें नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं भाई, कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी यहाँ से हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। यानी शुक्लोत्तर युग के लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का पहला बिल्कुल यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस का आपको बहुत अच्छे से एकदम नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इनको प्रिपेयर करके जाना है बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, क्या आपके लिए एक स्पेशल ऑफर था और क्या आपके लिए मैंने ई बुक तैयार की थी, क्या सरप्राइज था, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जिस भी स्टूडेंट्स को भाई 18 फरवरी से ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पढ़ने के लिए ना तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमें कुछ भी भैया जी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, तो आप बस कोई तरीका बता दीजिए। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो 18 फरवरी से पहले आप सभी के लिए हमने एक ऐसी चीज़ तैयार की थी जिसके लिए मैंने हर वीडियो में अपने बार बार मैं चिल्ला चिल्ला करके बताता था भाई कि जितने भी स्टूडेंट्स को 18 फरवरी से पहले ई बुक लेना है वह ले लेना, क्योंकि इसका प्राइस अभी मात्र 15 रुपये चल रहा है। और आप सभी लोगों ने लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है भाई कि आप बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हुए केवल ये ट्रिक लगाकर वो ट्रिक लगा करके आप बेहतर अंक ला सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट गद्यांश, इंपॉर्टेंट पद्यांश पढ़ के ही जाने होंगे। और मात्र 2 दिन अगर आपने हिंदी को पेपर से पहले अच्छे से दे दिए ना, तो आप 2 दिन में हिंदी में बहुत बेहतर अंक लेकर आओगे। इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक, इस बात की गारंटी है कि अगर आपने 2 से 3 दिन हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। बस इसके लिए करना क्या है भाई, आपको बस भरोसा रखना है कि मैं बेहतर नंबर ला सकता हूं। और जब आपका भरोसा आ जाए तो कुछ मत करना, मेरे द्वारा बनाई गई इस ई बुक से सारी चीज़ें तैयार करना, सारी नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत ही तैयार कर लेना। जैसे कि इस ई बुक के अंदर हमने आपके लिए 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को क्या मिलेगा भाई, इसके अलावा यहाँ पर आपको 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। मतलब 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर, क्या, तो ये जो मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ ना, इसी तरीके के आपके 10 मॉडल पेपर विद आंसर के साथ में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने पेपर, टोटल 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश वाले टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब भाई देखिए, टॉपिक्स के अंदर गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, निबंध आता है, पत्र आता है, आपका क्या आता है भाई, संस्कृत का गद्यांश आता है, संस्कृत का पद्यांश आता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे इस हिंदी की ई बुक के अंदर। ठीक है, देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और गद्यांश, पद्यांश, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी भाई, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी ई बुक के अंदर। ठीक है, पीडीएफ होगी ई बुक जिसको हमने नाम दिया है। और ये जो ई बुक आपको मिलेगी प्यारे साथी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की अगर मैं ई बुक की बात करता हूँ जिसका प्राइस मात्र 15 रुपीज़ है। ठीक है, और एग्ज़ाम जैसे जैसे इसके नज़दीक आएंगे हम इसका प्राइस एबव भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपके लिए मिल रही है, मात्र 15 रुपये पे करोगे गूगल पे या फ़ोन पे से, किसी भी माध्यम से, तो आपको हिंदी की ई बुक मिल जाएगी। और सबसे पहला पेपर हमारा हिंदी का होने वाला है, तो हम हिंदी का सबसे बेहतर पेपर करके आना चाहते हैं। ठीक है, तो जिसको भी डर लग रहा है भाई, जिसको भी चाहिए है ये हिंदी की ई बुक, वह कुछ नहीं करेगा प्यारे साथी। आप सभी को पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हिंदी का जो ई बुक का लिंक है वह पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट की ई बुक हमने बनाई हुई है और बहुत सारे लोग इसको ले चुके हैं। ठीक है, तो जिसको भी ई बुक लेना है भाई, एक
सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपये है, और सभी सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो 75 रुपये पे करके आप ऑल सब्जेक्ट्स की ई बुक ले सकते हो। लेकिन मिनिमम आपको हिंदी की ई बुक तो लेना ही लेना है। तो जिसको भी लेना है भाई डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई साहब की सरप्राइज। अगर आपने इस प्रॉपर वीडियो को देख लिया, अगर आपने इस प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देख लिया ना, तो इस वीडियो में आपकी जो भी दिक्कतें हैं सब समझ में आ जाएंगी। प्यारे साथी, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक जो कि मात्र 15 रुपये में आपके लिए मिल रही है, और 15 रुपये में आज के समय में आप सभी को पता है कि एक अगर हम कोई अच्छी सी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं 15 रुपये में तो वो भी नहीं मिलती है। तो हम आपको 15 रुपये के अंदर कंप्लीट हिंदी की ई बुक दे रहे हैं जिसका प्राइस मात्र 15 है, और उस कंप्लीट तैयारी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं 6 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतुकालीन कवि कौन से हैं। देखिए यहाँ पर आप आंसर बताइएगा कि यहाँ हमारे ऋतुकालीन कवि कौन है। ठीक है, तो अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो यहाँ से हमारे 3rd नंबर पद्माकर बिल्कुल यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साकेत किस युग की रचना है, बताइए। साकेत हमारी एक द्विवेदी युग की रचना है, तो ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ से आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से बताए जाएंगे, और सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। परशुराम की प्रतिष्ठा या फिर परशुराम की प्रतीक्षा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हमारे दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सभी को पता होना चाहिए। भूषण किस युग के कवि हैं, बताइए। भूषण जो हमारे हैं प्यारे साथी, ये ऋतिकाल के कवि हैं। भूषण हमारे किस काल के कवि हैं? तो ऋतिकाल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो भाई वीर गाथा काल के कवि हमारे चंद बरदाई हैं। ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ से आप बिल्कुल सही कर लोगे, है ना। तो वीर गाथा काल के कवि चंद्र बरदाई हो जाएंगे। भूषण हमारे ऋतिकाल के कवि हो जाएंगे। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हमारे दिनकर हो जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो मैं ऑब्जेक्टिव वाले करा रहा हूँ ना, ऐसे सारे क्वेश्चंस लगभग आपको 100 MCQ हमने अपने ई बुक के अंदर आपके साथ शेयर किए हैं प्यारे साथी। ये 100 MCQ अगर आप तैयार कर लेते हो बोर्ड एग्जाम से 18 तारीख से पहले, हिंदी के पेपर से पहले, डेफिनेटली यहाँ से आपको लगभग 18 to 19 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं कि विभाव। यहाँ पर देखिए विभाव के भेद होते हैं, तो यहाँ विभव लिखा था तो आप इसको विभाव कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? विभाव। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? तो अगर मैं विभाव की बात करता हूं भाई, तो भाव, विभाव, अनुभाव, तो विभाव के होते हैं टोटल 2 भेद। ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, तो विभाव के भेद 2 होते हैं, समझ में आ गया। उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8 कितने अंग होते हैं? सो यहाँ से अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो उपमा के टोटल हमारे यहाँ से 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ आप बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस की, कि जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइएगा इन पंक्तियों में चांद होगा। तो चांद यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में क्या है? रोला, दोहा, सोरठा, चौपाई क्या है? तो अगर हम बात करते हैं जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जाजी, ये है वही छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये हमारा जो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रोला छंद, देखिए छंद नहीं है यहाँ पर, चांद नहीं है यहाँ पर, चांद की जगह छंद कर लो। ठीक है, वही मैं कहूँ चांद क्या है? चांद तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता भाई। तो ये जो पंक्ति आपको दे रखी है, इस पंक्ति में छंद आपको बताना कि छंद कौन सा होगा। तो यहाँ से हमारा भाई रोला छंद बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 14 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि परिग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा। परिग्रह शब्द में उपसर्ग कौन सा लगेगा, बताइए। तो परिग्रह की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परि। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुभ कर्म में कौन सा समास लगेगा। तो बताइए शुभ कर्म अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा समास लगेगा, यहाँ पर कर्मधारय। यहाँ पर कौन समास लगेगा भाई? कर्मधारय समास होगा, यानी शुभ कर्म में हमारा यहाँ पर कर्मधारय समास होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तेभ्या की विभक्ति एवं वचन। तेभ्या की विभक्ति एवं वचन, तो यहाँ से आप चतुर्थी और बहुवचन को बिल्कुल सही करेंगे, यानी कि अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन
हो जाने वाला है। ठीक है, तो 16 नंबर का सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डिस्कस किए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रचना के आधार पर, ठीक है, अगर हम रचना के आधार पर बात करते हैं तो वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई। तो रचना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वाक्य के होते हैं टोटल 3 भेद। कितने होते हैं? टोटल 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के टोटल कितने भेद होते हैं? तो टोटल 3 भेद होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। वाक्य में जो क्रिया के लिंग होते हैं, ठीक है, वाक्य में जो क्रिया होती है, ठीक है, तो क्रिया अगर क्रिया के जो लिंग हैं, या तो क्रिया का जो वचन है या तो पुरुष है। ठीक है, तो क्रिया का जो भी लिंग, वचन और पुरुष होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? वाक्य में जब हम क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का अध्ययन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं और आपको सही उत्तर बताते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वाच्य प्रयोग हम लोग इसको कहते हैं। तो क्रिया के अगर हम बात करते हैं, क्रिया के लिंग, है ना, अगर मैं क्रिया की बात करता हूँ, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष को अगर हम उसके अध्ययन करते हैं, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो सिंपल है भाई, उसको हम लोग वाच्य प्रयोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वाच्य प्रयोग बोलते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकारी पद के कितने भेद होते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि विकारी पद के जो भेद होते हैं वह हमारे टोटल कितने होते हैं? वह हमारे 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 भेद होते हैं विकारी पद के, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए, मृतिका शब्द की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता ही चल रहा है यहाँ पर कि मृतिका, ठीक है, मरे के समान। तो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ से अगर हम देखें तो भूमि, देखो मैं भूमि भी कह सकता हूँ, पर एक्चुअल में भूमि हमारा यहाँ से बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि मृतिका से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए मरे के समान अगर होता है तो यहाँ पर मुख्य भूमि और मिट्टी दोनों में से कोई एक ही सही होगा। मित्र तो बिल्कुल नहीं सही होगा, मित्र हमारा जीवित होता है। मुख्य यहाँ पर हम लेंगे ही नहीं, तो भूमि और मिट्टी में से एक सही मानेंगे हम लोग। ठीक है, मरे के समान। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में बात करता हूँ मृतिका, तो मृतिका से यम, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपस में तालमेल मिलाएंगे तो मिट्टी और मृतिका एक दूसरे से मतलब आपस में सही बैठ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मिट्टी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 को आप बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बेहद अच्छे तरीके से तैयार करना, है ना। यहाँ पर आपको वह सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके हिंदी के पेपर में 18 फरवरी को आपको देखने को मिलने वाले हैं। और सेम इसी तरीके से लगभग 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर से आपके लिए 100 क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं। 100 से ज़्यादा ही आपके लिए होंगे और बहुत कम समय में आप ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। और जिसको भी ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करने हैं, साथ ही साथ जो वर्णात्मक क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो आपको गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, ठीक है, सम ऑफ देल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। सम ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, ठीक है, सम ऑफ ऑल टॉपिक्स, ठीक है। तो वह सारे टॉपिक्स जो आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी को मैंने एक जगह आपके लिए ई बुक के अंदर आपको मैंने सारी चीज़ें आपको एक जगह ही आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, जिसको भी लेना है, बहुत सारे लोग इसको ले चुके हैं। और अगर आप अभी भी इसका वेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि इसको लें या ना लें, तो शायद आपके लिए देर हो जाए, फिर आपके पास समय भी ना बचे। तो 15 रुपये के बारे में नहीं सोचना है। ये 15 रुपये आपको जो मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, इन्हीं के रूप में आपकी चीज़ें निकल जाती हैं भाई। ठीक है, तो आपको अगर लेना है, अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हो हिंदी में 18 फरवरी वाले दिन, तो आपको एक बार ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल अगर हम आगे बात करते हैं, तो वर्णात्मक क्वेश्चंस में आपको भाई 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। कितने? 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 50 नंबर के यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर होंगी भाई, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। ठीक है,
अगर मैं गद्यांश की बात करता हूं तो भाई मैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा अभी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने एक मैं गद्यांश भी बताऊंगा, जैसा कि आपको एक तो दिख ही रहा है, और एक और इंपॉर्टेंट गद्यांश मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। हिंदी का कंप्लीट पेपर आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। सबसे पहले देखिए, पेपर में पहला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। यहां पर आपको सबसे पहला प्रश्न देखने को मिलेगा गद्यांश का। टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, है ना। 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा, जहां पर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा प्यारे साथी, वह क्वेश्चन आपका होगा संदर्भ का। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन संदर्भ का, दूसरा क्वेश्चन आपका व्याख्या का देखने को मिलेगा, और तीसरा जो क्वेश्चन आपका होगा वह एक प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहला संदर्भ का, दूसरा व्याख्या का, तीसरा प्रश्न वाला क्वेश्चन। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको गद्यांश के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी, आपको इस इंपॉर्टेंट से दिखने वाले गद्यांश का जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, और ये किस चैप्टर से लिया गया है सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हम अपने समाज और देश में इन सब के अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। व्यक्तिकक, ठीक है, व्यक्तिकक कह लो या फिर व्यक्तिवक, ठीक है, व्यक्तिकक, ठीक है। तो व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ऐसे करके आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा दिखने वाला गद्यांश है, और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके भाई मार्क करके इसको अच्छे से एकदम पेपर से पहले तैयार करके जाओगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको पेपर में गद्यांश से रिलेटेड 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको 2 नंबर का आएगा, जहां पर आपको संदर्भ आएगा। दूसरा क्वेश्चन फिर से 2 नंबर का होगा, जहां व्याख्या आएगी करने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन आपका होगा जो कि भैया मैंने आपको बताया कि प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन होगा, जैसे कि हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपका, इसका जो आंसर आपको मतलब देना पड़ेगा, वह आंसर आपको इसी पद्यांश से देखने को मिल जाएगा। मतलब जब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो आंसर है मुझे इसी गद्यांश से ही ढूंढ करके मुझे निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आता है पेपर में गद्यांश करने के लिए, है ना। तो एक तो गद्यांश डिस्कस कर चुके, दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश ये है, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो कि जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है, और किस तरह इंसान की खूबियों को कहानी की सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश को खोदे, तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों की मोती बिखेरी, और इसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आए। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये जो गद्यांश दिख रहा है भाई ये किस चैप्टर से आपका लिया गया है, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस चैप्टर के लेखक कौन होने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ का आएगा, जो कि 2 नंबर का होगा। दूसरा प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या का, जो कि 2 नंबर का होगा। और तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा लेखक की दृष्टिकोण में अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या क्या उद्देश्य रहा है, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन। टोटल जो होगा 2+2+2 यानी टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है भाई। तो डेफिनेटली ये गद्यांश वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई आगे आने वाले क्वेश्चंस की। तो यहाँ हमारा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो पद्यांश की अगर हम बात करते हैं, तो पद्यांश में अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर भाई वही चीज़ है, गद्यांश वाली ही सेम 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला गद्यांश, पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा वो पद्यांश का संदर्भ का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वह व्याख्या वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं।
ठीक है। तो अगर हम पद्यांश की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पद्यांश है वह है कि शीश जटा उर बहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौवें, और तुन सरासन बान धरे, तुलसी बान मार्ग में सूसी सुट सोहें। ठीक है, तो 2 लाइनें तो आपकी ये दे रखी हैं, है ना। इसके अलावा बाकी की लाइनें आपकी कुछ यहाँ पर दे रखी हैं। ओके, कि सादर बारी बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। तो ये जो आपका दिख रहा है ना गद्यांश, ठीक है, इसको आपको ये जो पद्यांश दिख रहा है भाई, इसको आपको तैयार करना है। संदर्भ की अगर हम बात करते तो 2 नंबर का संदर्भ आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करते तो 2 नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी करने के लिए। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको केवल उतने की ही करनी है जितने में अंडरलाइन दिया जाए। जैसे कि अगर मान लो ये दूसरा हमारा पद्यांश है, इसमें केवल 2 लाइनों में अंडरलाइन है, तो केवल आपको इतने की ही केवल पेपर में आपको व्याख्या करनी है, चाहे वो गद्यांश की हो या फिर पद्यांश की हो। जितने में अंडरलाइन उतने की व्याख्या करना, ठीक है। और सेम यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके अलावा तीसरा नंबर पर जो क्वेश्चन आएगा सेम गद्यांश की तरह, इसका भी आंसर आपको इसी पद्यांश से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि ग्राम वधु सीता जी से क्या पूछती हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, ग्राम वधुओं में राम के रूप सौंदर्य के बारे में, यानी ग्राम वधुएं राम के रूप के सौंदर्य के बारे में क्या कह रही हैं, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पर देखोगे तो ये तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है 1+1 यानी 2 नंबर का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलने वाला है, पद्यांश, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पद्यांश है कि ऊधव मन्ना भयदस 20, एक हुतो सो गयो श्याम संग अवराधे ईस। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क डाल करके। और जिसको भी इनके आंसर चाहिए हैं, जिसको भी लगता है इनके आंसर भी मुझे मिले और साथ ही साथ सारी चीज़ें हमको हिंदी की मिले प्यारे साथी, तो आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। मात्र 15 रुपये के अंदर आप सभी लोगों के लिए ई बुक मिल रही है। और जिसको भी ई बुक लेना है भाई, वो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे और सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे। हिंदी की ई बुक मात्र 15 रुपये में और इंग्लिश की भी ई बुक मात्र 15 में आपके लिए मिल रही हैं। ठीक है, 75 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट्स की ई बुक्स मिल जाएंगी इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब अलग अलग आपको मिलेंगी, एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिसको भी लेना है एक अलग अलग आपको मिलेंगी और अलग अलग ही आपको पे करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको ले चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं बहुत सारे लोगों के। तो जिसको भी लेना है वह ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं, सभी के लिंक्स पड़े हुए हैं भाई, ऑल ऑफ इंपॉर्टेंट ई बुक्स के। जिसको भी ई बुक लेना है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाना और आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पद्यांश की बात करते हैं तो भाई वही चीज़, संदर्भ, व्याख्या और तीसरे नंबर पर हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है भाई, 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 2 ही आते हैं, अक्सर तो वैसे 2 ही पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 आ जाता है और कभी कभी 3 पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर प्यारे साथी क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वह संस्कृत के गद्यांश का है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगेगा कि संस्कृत का गद्यांश कैसे करना है भैया। देखो सिंपल है एकदम, चाहे संस्कृत का गद्यांश हो, चाहे संस्कृत का पद्यांश हो, चाहे हिंदी का गद्यांश हो, चाहे हिंदी का पद्यांश हो, सभी में सिंपल सी चीज़ करनी है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हों, इसकी जो भी व्याख्या हो, जो भी हिंदी अनुवाद हो, सबको आपको स्टोरी की तरह तैयार करना है, सभी को आपको स्टोरी की तरह तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्था, पाशुनाथा शिष्टाचारः, कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य चा बहवा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा संस्कृत का गद्यांश है, दैट्स। अब देखिए संस्कृत के गद्यांश में मुझे ये नहीं करना है कि इसका एक एक शब्द का मुझे ट्रांसलेट करना है हिंदी में, नहीं। आप एक एक शब्द का हिंदी में अनुवाद नहीं करेंगे, है ना, आपके पास इतना समय नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके कुछ कीवर्ड्स आप लोग याद कर लेंगे, जैसे कि इयम नगरी विविध धर्माणाम, संगम स्थली। अब जैसे ही ये आपको कीवर्ड्स दिख जाएं या फिर जैसे ही आपको ये संस्कृत का गद्यांश दिख जाए, तो इसकी जो भी हिंदी अनुवाद हो, इसका जो भी हिंदी अनुवाद हो, उसको आप स्टोरी की तरह तैयार कर लो और पेपर में जैसे ही आए बस आपको लिख देना है। बस आपने जो भी स्टोरी इसकी पढ़ी हो, उस स्टोरी को आपको यहाँ पर अच्छे से
लिख देना है। और इस तरीके से आप संस्कृत का गद्यांश पद्यांश और संस्कृत का हिंदी का गद्यांश पद्यांश चारों आप इसी तरीके से तैयार करोगे। ठीक है, 2 नंबर का संदर्भ आएगा और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। 5 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये 2 लाइनों का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ और लाइनें हैं आपके लिए कि मात्मान अत्रागत्य। ठीक है, तो एक बार आप समझ लेना, फिर आपके बुक में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप उतार लेंगे और अपनी बुक से ही तैयार करेंगे। ठीक है, फिलहाल इंपॉर्टेंट ये हमारा दूसरा वाला भी है, अथवा में जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट दूसरा वाला। पाठ सुनाता शिष्टाचारा कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य चा बहवा मात्रमाना अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन न केवलम दर्शनेन। ठीक है, तो ये जो संस्कृत का गद्यांश है इसको भी आप तैयार जरूर से कर लेंगे। इसमें भी 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद आएगा, यानी टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं भाई, तो आगे संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, देखो संस्कृत का पद्यांश सबसे ज़्यादा इजी होता है, सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को मात्र 2 लाइनों का हिंदी अनुवाद करना होता है, मात्र 2 लाइनों का हिंदी अनुवाद। और जैसे मैंने आपको हर बार बताया, अभी ऊपर ही बताया कि आपको कुछ नहीं करना, इसको भी भाई स्टोरी की तरह तैयार करना है, इसको भी आपको स्टोरी की तरह तैयार करना है। किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचति निर्छिर विवेके हंसालस तुम्हें तनेषु चेत। ठीक है, तो ये 2 छोटे छोटे से दिखने वाले श्लोक कह लो या फिर छोटे छोटे से दिखने वाले संस्कृत के पद्यांश आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस की, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको दिया गया है भाई खंड काव्य। मतलब यहाँ पर आपको खंड काव्य करने के लिए पेपर में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत है भाई कि भैया जी बताइएगा खंड काव्य करने का क्या तरीका होता है। देखो सबसे पहले तो आप अपने टीचर के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि सर हमें ये बताइएगा कि खंड काव्य तैयार कौन सा करना है क्लास 10th हिंदी के लिए। ठीक है, क्योंकि जो खंड काव्य होता है स्टूडेंट, ये आपके जिले के हिसाब से आपको तैयार करना होता है। जैसे कि अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हो तो आपको कोई खंड काव्य तैयार करना पड़ेगा। अगर आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो आपको कोई दूसरा खंड काव्य तैयार करना पड़ेगा। अगर आप प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई दूसरा खंड काव्य तैयार करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि आप मान लीजिए कि आप लखीमपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, लखीमपुर से, तो आपके लिए लखीमपुर के लिए कोई दूसरा आपको खंड काव्य तैयार करना पड़ेगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग खंड काव्य तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही अपने टीचर से जाकर के, हिंदी के टीचर से जाकर आपको पूछना है कि मुझे कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। ठीक है, जब आपको पता चल जाए तो आपके लिए यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट खंड काव्य ढूंढे हुए हैं। जैसे कि अगर आपको टीचर बताते हैं कि मुक्ति दूध पर आप तैयार कर लो, तो मुक्ति दूध के ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप खंड काव्य तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके अगर टीचर ने बताया है कि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं और ज्योति जवाहर आपको तैयार करना है, तो ज्योति जवाहर के लिए आप ये 2 तैयार कर सकते हो। इसके अलावा मेवाड़ मुकुट अगर आपको तैयार करना है तो मेवाड़ मुकुट के आप ये 2 तैयार कर सकते हो। अग्र पूजा की अगर हम बात करते हैं तो भाई अग्र पूजा के आप ये 2 तैयार कर सकते हो। जय सुभाष की अगर हम बात करते हैं भाई तो जय सुभाष की आप ये 2 तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं मातृभूमि की बात करता हूँ तो मातृभूमि की आप ये 2 तैयार कर सकते हो। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट खंड काव्य थे। इसके अलावा कर्मवीर भी हमारा रह जाता है, तो पहला कर्मवीर का ये रहा भाई और दूसरा कर्मवीर का हमारा ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से खंड काव्य आपके लिए थे। इसके अलावा दूसरा खंड काव्य बाहर आपसे पेपर में नहीं आएगा, इस बात को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद पेपर में अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा भाई आपका जीवन परिचय का। किसका आएगा? जीवन परिचय का। जीवन परिचय जो होता है भाई टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। जीवन परिचय अलग से आपको लिखने के लिए होगा 3 नंबर का, और इसकी अगर आप रचनाएं लिख देंगे तो 2 नंबर आपको यहां से मिलेगा। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 3+2 करके 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। तो अधिकतर मैंने जो
2025 के जब मैंने सेट को चेक किया और 2024 के मैंने सेट को चेक किया, तो उसमें जो था जयप्रकाश भारती का जो जीवन परिचय था ये बराबर पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये 3 जरूर तैयार करने हैं। सबसे पहला जयप्रकाश भारती, दूसरा आप लोग जयशंकर प्रसाद को भी जरूर तैयार करना। ठीक है, और इसके अलावा अगर हो सके तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से किसी एक को तैयार कर लेना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों में से कोई एक। और इसके साथ साथ ये 2 जरूर तैयार करना, जयप्रकाश भारती और जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है भाई क्लास 10 के लेखक के जीवन परिचय की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं कवियों के जीवन परिचय की, तो कवियों में हमारे जो 4 जीवन परिचय हैं मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सूरदास, दूसरा हमारा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा हमारा महादेवी वर्मा और चौथे की अगर मैं बात करता हूँ तो रस खान। तो ये 4 जो आपको जीवन परिचय दिख रहे हैं ये कवियों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। तो 5 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे अगर आपने कवियों के ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लिए। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको पेपर में 7 नंबर पर देखने को मिलेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कटसंत, कोई एक श्लोक लिखिए। अब देखो श्लोक जो होता है सिंपल होता है भाई, 2 लाइनों का आपको लिखना होता है, लेकिन लिखना वही है जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो। तो इसके लिए आपको श्लोक लगभग 3 तैयार करके जाने हैं, मिनिमम 2 तैयार तो जरूर ही करना, 2 तो मिनिमम तैयार करके ही जाना। और जो पेपर में श्लोक या फिर जो पद्यांश पूछे गए हैं ना, तो वो जो पद्यांश और वो जो श्लोक आपके आगे दे रखे हैं जिसको हम पद्यांश बोल रहे हैं ना, वही श्लोक हैं। तो वही जो पद्यांश या फिर श्लोक कह लो, तो वही वो आपको नहीं लिखने हैं, जो आपको दूसरा कोई पता हो वो आपको लिखना है। राइट, इसके बाद पेपर में देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आएगा आपका पत्र वाला। यहाँ पर आपको पत्र पूछा जाएगा। अब 2 तरीके से पत्र यहाँ पर मैंने मतलब कि 2 तरीके से आपको, अथवा में 2 तरीके के पत्र होंगे और दोनों में से कोई एक करना होगा। तो मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आपको पत्र को लिखना आना चाहिए। अगर आप पत्र को लिखना सीख जाते हो तो किसी भी प्रकार का पत्र पूछा जाता है भाई, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो बस पत्र को आपको लिखना सीखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये 3 क्वेश्चंस तो फिलहाल दिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, 4 में से केवल 2 का आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद पेपर में 10वां नंबर जो क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा वह आपका निबंध वाला क्वेश्चन होगा। और ये जो निबंध वाला क्वेश्चन होता है ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाला क्वेश्चन होता है भाई, पूरे हिंदी के क्लास 10th का 7 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आतंकवाद, बेरोजगारी, वृक्षारोपण, विज्ञान, अभिशाप, वरदान और प्रदूषण की समस्या, ये 5 निबंध आपको तो कंपलसरी तैयार करके ही जाने हैं। ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग निबंध है आप सभी के लिए। तो डेफिनेटली इन निबंध को तो आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा रट के जाना, मैं ये कह रहा हूँ इनके बारे में पढ़कर ज़रूर जाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका कंप्लीट हिंदी का ये पेपर समाप्त होता है और लगभग जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर जिसको भी ये लगता है कि हिंदी में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इन सभी चीज़ों का हमें नोट्स मिल जाए, प्रॉपर तरीके से अच्छे से सारे आंसर मिल जाएं, तो इसके लिए मैं आपको तीसरी बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर अभी भी आपने ई बुक को लेने का नहीं सोचा है तो भाई सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मात्र 15 रुपये में अंदर आपको सारी हिंदी की चीज़ें मिल रही हैं। बहुत सारे लोग ले चुके हैं और अगर आप मिस कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, जिसको भी हिंदी में बेहतर स्कोर करके आना है 18 फरवरी वाले दिन, आप सभी के लिए ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जाइएगा वहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से इसको लेने का प्रयास, इसको जरूर से लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।